हेलो बच्चों, चलो वापस आ गए हम लोग। आज पढ़ने वाले हैं हम लेक्चर नंबर 2, चैप्टर 1, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, स्टैंडर्ड 11। और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं देख लो एक बार। फिजिकल क्वांटिटी, their types, units and unit systems, SI system and rules to use SI systems, plane angle and solid angle। तो ये सारे टॉपिक आप हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल लेक्चर खत्म हो तब तक बने रहना, तो आपका एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक फंडा क्लियर हो जाएगा। बराबर है। ये लेक्चर आपके फ्रेंड्स है, आपके रिलेटिव्स है जो 11th स्टैंडर्ड में अभी आए हैं, तो उनको ये लेक्चर आप शेयर कर सकते हो, उसकी लिंक शेयर कर सकते हो, तो वो भी उसका एडवांटेज ले सके। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो तो शायद आपने कर लिया होगा, राइट। तो अभी इस लेक्चर में बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। चलो देखते हैं। भाई स्टार्ट कहां से करेंगे? व्हाट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो भाई फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे? तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। टू डिस्क्राइब एनी फिनोमिना occurring in our surrounding and to study about the properties of system and the surrounding, we need basic physical concept. This is called physical quantity। भाई समझो, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि हम दुनिया में आए हैं तो हमको पहचानने के लिए क्या चाहिए? नाम, है ना। तो वैसे ही किसी को हमसे कुछ काम पड़ेगा तो कैसे बुलाएगा? हमारे नाम से बुलाएगा। तो वैसे ही हमको एक सिस्टम का, एनवायरनमेंट का स्टडी करना है, तो हमको पता है कि सिस्टम या सराउंडिंग में और कहीं पे भी कुछ फिनोमिना बन रही है तो वो सब में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होगी, और वो प्रॉपर्टीज के साथ ही हम उसको समझ पाएंगे, उसको स्टडी कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है सिस्टम की, कोई ऑब्जेक्ट की, उसको हमको समझना पड़ेगा। सो देयर आर सम बेसिक कॉन्सेप्ट। तो हर एक को हमको एक नाम देना पड़ेगा। तो वो जो नाम दिया हमने उसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। चलो समझ लेते हैं कि मान लो कि अभी समर चल रहा है और काफी गर्मी है, और आज क्या ज्यादा है? भाई आज टेम्परेचर, गर्मी ज्यादा है, लेकिन क्या ज्यादा होगा? टेम्परेचर। तो हमने एक कॉन्सेप्ट था क्या, गर्मी के साथ रिलेटेड, उसको हमने एक नाम दे दिया टेम्परेचर। तो टेम्परेचर एक हो गए फिजिकल क्वांटिटी। सही है। चलो आप बाइक कितनी स्पीड से चला रहे हो? स्पीड, व्हाट इज द स्पीड? स्पीड इज अ फिजिकल क्वांटिटी, है ना। कि एक सेकंड में कितने मीटर की स्पीड से चलाओगे तो वो आपको जो आपका डिस्प्लेसमेंट का रेट है वो देगा। तो उसके लिए हमने क्वांटिटी डिराइव की, जिसका नाम है वेलोसिटी। तो ऐसी बहुत सारी है क्वांटिटीज। तो हर एक प्रॉपर्टी, हर एक कैरेक्टरिस्टिक को पर्टिकुलर नाम देते हैं हम, और वो नाम का है फिजिकल क्वांटिटी। मान लो कि मुझको कोई बड़ा सा ब्लॉक पड़ा है, उसको धक्का मारना है, तो कितनी जोर से धक्का मारूंगा तो मैं उस पर क्या लगा रहा हूं? फोर्स लगा रहा हूं। सो फोर्स इज अनदर फिजिकल क्वांटिटी। तो ऐसी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। तो हर एक प्रॉपर्टी का स्टडी करने के लिए उसको एक नाम देना पड़ेगा, जिसको हम मेजर करेंगे। तो उसको हमने बोला फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोला? फिजिकल क्वांटिटी। ओके। तो फिर आगे बढ़ने के बाद क्वांटिटी कौन कौन सी है? चलो एज फॉर एग्जांपल कोई बोल सकता है। हाँ, तो हम बोल सकते हैं चलो मास। हम किसी को मास पूछेंगे, भाई तेरा मास क्या है, फिर तुझने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में कवर किया, उस पर कितना फोर्स लगा, तूने आज वर्क कितना किया, पावर क्या है। बरोबर है। तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटी है। आप लिखते लिखते थक जाओगे, उतनी फिजिकल क्वांटिटी है। हम 11th-12th साइंस में ही एटलीस्ट 150 to 200 जितनी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने वाले हैं। बराबर है। तो अभी आपको सारी नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आपके फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे और हर एक क्वांटिटी के बारे में आप श्योर होंगे। बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या डिसाइड किया? भाई हर एक प्रॉपर्टी को एक नाम दे दिया, उसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी। अभी ये फिजिकल क्वांटिटी का हमको स्टडी करना है, तो उसके लिए एक स्पेशल मेजरमेंट चाहिए। बिना मेजरमेंट तो हम कैसे उसका स्टडी कर पाएंगे, है ना। सो वी हैव सम स्टैंडर्ड मेजरमेंट, वी हैव सम स्टैंडर्ड मेजरमेंट। तो सिंपल लैंग्वेज में लिखता हूं मैं, व्हाट इज अ यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो हम यहां पे लिखेंगे भाई स्टैंडर्ड मेजरमेंट of physical quantity is called its unit। याद रखो। तो हमने हर एक क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट लिया है,
इंटरनेशनली, बराबर, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो ऐसा हर एक क्वांटिटी के लिए एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट डिसाइड किया, उसको हम बोलेंगे उसका यूनिट। क्या बोलेंगे? यूनिट। और वो फिजिकल क्वांटिटी, उस क्वांटिटी को उसी में मेजर करेंगे। मान लो मैं किसी का मास पूछ रहा हूं कि भाई तुम्हारा मास कितना, वो बोलेगा 70 डिग्री सेल्सियस, ऐसा बोलेगा? नहीं, वो अपना मास बताएगा केजी में कि भाई मेरा मास है 70 केजी, 50 केजी, 35 केजी, राइट। तो वो क्या है, मास को मेजर करने के लिए हमने एक यूनिट बनाया जिसका नाम है केजी। तूने कितना डिस्टेंस कवर किया तो वो बताएगा 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, मतलब मीटर को रिलेटेड, है ना। तो जो डिस्टेंस बनाएगा वो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर ऐसे में बता सकता है, वो है कि नहीं। तो डिस्टेंस के लिए हमने एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट रखा है जिसका नाम है मीटर। तो हर एक क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है, और वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट का नाम होता है यूनिट, द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, बराबर है। ओके, तो अभी हाउ यूनिट शुड बी, हमको डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है, तो उसके लिए हमने बनाया यूनिट। तो क्या कोई भी यूनिट, और यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड मेजरमेंट। तो वो मेजरमेंट कहीं से भी पकड़ के रख लेंगे, कहीं कैसा भी मेजरमेंट बना लेंगे? तो नहीं भाई, उसके लिए कुछ रूल्स है। क्या भाई रूल्स है? तो सबसे पहला कि भाई यूनिट मस्ट बी डेफिनेट। यूनिट कैसा होना चाहिए? डेफिनेट होना चाहिए, कि भाई उसका जो मेजरमेंट है वो चेंज नहीं होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए और सर्टेन होना चाहिए, और पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनली वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, है ना। तभी हम उसको यूनिट की तरह ले पाएंगे। सेकंड, भाई सेकंड क्या है? जो इफ unit is defined by, unit is defined by any physical, any phenomena, it must be permanent। समझो ध्यान से ये क्या है भाई। यूनिट हमने कैसे डिफाइन किए? हमने यूनिट बनाए, चलो मास का यूनिट केजी बनाया, डिस्टेंस का हमने मीटर बनाया, टाइम का हमने सेकंड बनाया, है ना। तो अलग अलग यूनिट जो हमने डिसाइड किए, लेकिन वो डिसाइड करने के लिए कुछ बेस तो होगा ना। बेस क्या है? तो सारे के सारे यूनिट ऑलमोस्ट हमने कुछ फिनोमिना पे लिए हैं। तो वो जो फिनोमिना होगी वो कैसी होनी चाहिए? परमानेंट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो कि हमने डिस्टेंस का यूनिट कौन है? पर डिस्टेंस का यूनिट कौन है? डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, है ना। तो हम वो कपड़े की दुकान पे जाते हैं तो पता है वो कपड़ा हमको मेजर करके देता है, इतनी एक बड़ी सी पट्टी होती है ना, रॉड, उसको बोलते हैं 1 मीटर। इतना बड़ा सा एक सलिया जैसा कुछ होता है, उसको बोलते हैं वो 1 मीटर, उसको बोलते हैं मीटर स्केल। क्या बोलते हैं? मीटर स्केल। तो वो मीटर डिसाइड कैसे हुआ? क्या साइंटिस्ट लोग चलते चलते जा रहे थे और रास्ते में एक सलिया पड़ा था और उसको पकड़ के उन्होंने बोला ये 1 मीटर, 1 मीटर, ये ऐसा होगा? नहीं भाई। तो वहां मीटर को डिफाइन करने के लिए वहां पे एक फिनोमिना ले गई है। कौन सी? तो भाई जो लाइट है, लाइट वो वैक्यूम में डिस्टेंस कवर करेगा। किसमें? वैक्यूम में। कितने टाइम में? तो 1/299792458 सेकेंड। the distance covered by light in a vacuum in this much time, 1/299792458, एक सेकेंड के इतने पार्ट में जो डिस्टेंस कवर करेगा उतने डिस्टेंस को बोलेंगे 1 मीटर, बराबर है। तो 1 मीटर का यूनिट डिफाइन करने के लिए हमने क्या लिया? एक फिनोमिना ली। क्या फिनोमिना ली? कि भाई जो लाइट है वैक्यूम में डिस्टेंस कवर करेगा कितने टाइम में? इतने टाइम में। तो वो इतने टाइम में जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसको बोलेंगे 1 मीटर, है ना। तो सारे, ऑलमोस्ट सारे के सारे जो यूनिट्स है हमने एक फिनोमिना पे लिए हैं। तो वो सारी फिनोमिना क्या होनी चाहिए? परमानेंट होनी चाहिए। मतलब यहां पे जो हमने मीटर के लिए किया, वो जो फिनोमिना लाइट के डिस्टेंस कवर करने की वैक्यूम है, तो वो परमानेंट होनी चाहिए। फिर वो लाइट के मूड पे नहीं होना चाहिए कि भाई अभी समर चल रहा है तो मैं थोड़ा कम डिस्टेंस कवर करूंगा, और जब विंटर आ जाएगा तो एक्सरसाइज करने जाऊंगा तो ज्यादा करूंगा। ऐसा नहीं होता है ना। तो यहां पर कोई आज मेजर करेगा या सालों बाद मेजर करेगा, तो 1 मीटर का जो मेजरमेंट है उसको सेम ही मिलेगा, बरोबर है। तो हर एक फिनोमिना को डिसाइड करने के लिए हमने हर एक यूनिट को डिसाइड करने के लिए हमने एक फिनोमिना ली है, इट मस्ट बी परमानेंट। क्लियर हो गया? चलो थर्ड वन, पर रेप्लिका। थर्ड क्या है? रेप्लिका ऑफ यूनिट शुड बी easily
अवेलेबल। अब ये रेप्लिका क्या है भाई? रेप्लिका का मतलब क्या होता है भाई? रेप्लिका मतलब हम शक्ल। हमने एक ही फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए बहुत सारे यूनिट बनाए हैं, है ना? जैसे कि चलो मीटर डिस्टेंस है तो भाई डिस्टेंस को मीटर में भी करते हैं, इंच में भी करते हैं, फीट में भी करते हैं, है ना? तो वो अलग अलग यूनिट है। गज में भी करते हैं, गज, यार्ड, आपने नाम सुना होगा। यार्ड वैसे तो गज को गुजराती में यार्ड बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यार्ड, है ना? तो वो अलग अलग एक मेजरमेंट है। फिर हमने टाइम, टाइम की बात करें भाई, टाइम हम सेकंड में भी मेजर कर सकते हैं, मिनट में भी कर सकते हैं, आवर में भी कर सकते हैं, डे में भी कर सकते हैं, वीक में कर सकते हैं, है ना? वीक में कर सकते हैं, मंथ में कर सकते हैं, ईयर में कर सकते हैं, बराबर है? तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमने बहुत सारे यूनिट डिफाइन किए हुए हैं, तो वो सारी एक दूसरे की रेप्लिका है। लेकिन हमको वो सारे यूनिट बनाते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम इजीली मूव होने हो सके। मतलब कोई मुझको पूछेगा कि भाई चलो यहां पे मैं लिखता हूं कि भाई 1 मिनट, भाई 1 मिनट मतलब क्या होता है? 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड होती है, और 1 आवर मतलब क्या होता है? 60 मिनट होती है। तो देखो टाइम के लिए हमने 60 से मल्टीप्लीकेशन में यूनिट डिफाइन किए हैं। तो कोई मुझको पूछेगा कि भाई 5 आवर मतलब कितनी मिनट? तो मैं इजीली बोल दूंगा कि 5 × 60 मतलब 300, है ना? और कोई मुझको बोलेगा कि उसकी सेकंड कितनी? तो मैं भी इसी बोल दूंगा कि भाई कितना, फिर से उसको मल्टीप्लाई बाय 60 करूंगा तो ये 80,000 हो जाए, 18,000 हो जाएगा। तो देखा एक यूनिट में से दूसरे यूनिट में हम कितना इजीली मूवेबल है ना? तो ये क्या है कि आपको यूनिट ऐसे ही डिसाइड करना है। एक ही फिजिकल क्वांटिटी के एक से ज्यादा यूनिट है, तो आपको ऐसे ही डिसाइड करने हैं कि जैसे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में आपको जाना है तो आपको इजी रहे, बराबर है? तो हाउ यूनिट शुड बी? सो फर्स्ट इज यूनिट must be definite, its measurement should not be changed. Second, if any phenomena that represents the unit, phenomena must be permanent. And third one, the replica of unit should be easily available. Clear है? तो यूनिट कैसा होना चाहिए वो भी हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्या है? टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी भाई हमने अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन की, लेकिन अभी उसका क्लासिफिकेशन करना है। भाई क्लासिफिकेशन में बहुत तरीके से हो सकता है। क्लासिफिकेशन करने का क्राइटेरिया क्या है, उसी हिसाब से आप क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से कर सकते हो। मान लो कि इंसानों का करना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं कि भाई लंबे, छोटे, मोटे, पतले, है ना? ऐसे बहुत क्राइटेरिया है। जो मोटाई के हिसाब से करना है तो मोटे और पतले होते हैं, लंबाई के हिसाब से करना है, हाइट के हिसाब से तो ऊंचाई, ऊंचे और छोटे लोग, तो ऐसे भी कर सकते हैं, बराबर है? पढ़े हुए, अनपढ़, ऐसे भी कर सकते हैं। तो वैसे ही यहां पर हम सिर्फ यहां पे क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे, हम आगे जाके भी करेंगे, लेकिन अभी उसके टाइप्स का क्राइटेरिया क्या है वो हम समझने का ट्राई करते हैं। तो हम यहां पे क्या करने जा रहे हैं? टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो उसके मेन 2 टाइप्स है कौन? एक तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरी है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या है? एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड अनदर इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और एक भी है, मैंने लिखा है यहां पे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, इसको बाद में देखते हैं। लेकिन सबसे पहले यह समझने का ट्राई करते हैं व्हाट इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मिनिमम नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर एंड डिफाइनिंग देयर यूनिट्स, वी कैन गेट यूनिट्स ऑफ all other quantities are called fundamental physical quantity or base quantities, or their units are called fundamental units और क्या होगा? बेस यूनिट। मतलब पता नहीं चला क्या पढ़े हम। तो भाई समझो, आप एक सिंपल चीज समझाता हूं कि फिजिकल क्वांटिटी कितनी है। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, बहुत सारी। मैं लिखता जाऊंगा ना तो आज का दिन कम पड़ेगा। तो मास है, डिस्टेंस है, टाइम है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, तो ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है ना। तो क्या हर एक के लिए यूनिट बनाना जरूरी है? जितनी क्वांटिटी है क्या सबके लिए इंडिपेंडेंट यूनिट बनाना जरूरी है? इंडिपेंडेंट का मतलब समझ रहे हो कि एक का यूनिट दूसरे यूनिट में नहीं आना चाहिए, एक क्वांटिटी का यूनिट दूसरे में नहीं आना चाहिए, उसको इंडिपेंडेंट बोलेंगे।
तो जितनी क्वांटिटीज है, क्या सबके लिए एक अलग से इंडिपेंडेंट यूनिट बनाने की जरूरत पड़ेगी? तो आंसर है ना। चलो एक एग्जांपल पकड़ के चलते तो आप समझ जाओगे। चलो मान लेते हैं कि आप छोटे हो और आपको स्कूल में जाना है, या तो आप छोटे थे और स्कूल में गए थे। तब आपके पास एक सब्जेक्ट आता था ड्राइंग, और ड्राइंग में ड्राइंग बुक ले जाते थे आप, और साथ में सर ने बोला था कि वाटर कलर लेके आना। तो आप क्या लेके जा रहे थे? वाटर कलर लेके जा रहे थे। और वो वाटर कलर जो था उसमें एक बॉक्स था, उस बॉक्स में जो कलर के डिब्बे थे, है ना, बॉटल्स थी, कलर बॉटल्स थी, वो कितनी थी? जनरली 6 कलर बॉटल होती थी, याद है? स्कूल में आपने शायद ये फेस किया होगा कि जो कलर बॉक्स, आपका जो कलर बॉक्स था, उसमें 6 कलर की बॉटल आती थी। कौन कौन सी? तो एक रेड था, एक ब्लू था, एक ग्रीन था, एक येलो था, फिर वाइट था और ब्लैक था। ये 6 आती थी शायद, मैं इतना जानता हूं। ओके, तो उसका मतलब कि आप स्कूल में जाके आपने एक पेंटिंग बनाई, चलो सीनरी, जनरली हम सीनरी सबसे पहले सीखते हैं, तो सीनरी हमने बनाई। तो उसमें जो सन रेज आ रहे हैं वो ऑरेंज टाइप कलर के होते हैं, लेकिन इसमें तो ऑरेंज कलर है नहीं, इसमें तो ऑरेंज कलर है नहीं, तो ये ऑरेंज कलर फिलअप कैसे करेंगे? तो हमको पता है कि भाई रेड और येलो को मिक्स करेंगे, रेड और येलो को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? ऑरेंज बनेगा, है ना। मानो कि पिंक कलर मुझको बनाना है, तो मैं रेड और व्हाइट को मिक्स करूंगा तो पिंक बनेगा, थोड़ा व्हाइट कम रखूंगा तो डार्क पिंक बनेगा, थोड़ा व्हाइट ज्यादा रखूंगा थोड़ा लाइट पिंक बनेगा। रेड और ब्लू को मिक्स करेंगे, है ना, तो रेड ब्लू और येलो को मिक्स करेंगे तो पर्पल टाइप कलर पकड़ता जाएगा, बरोबर है। तो कलर तो बहुत सारे हैं, कलर तो बहुत सारे हैं। विबग्योर के अंदर बहुत सारे कलर होते हैं, वो साथ ही नहीं होते हैं उसमें, जो आप उसके शेड वाइज देखने जाओगे तो बहुत सारे कलर होते हैं, बरोबर है। तो यहां पर तो सिर्फ 6 कलर है, लेकिन हमको तो जो ड्राइंग है उसमें बहुत सारे कलर फिलअप करने हैं, तो सारी बॉटल तो है नहीं, समझ गए आप? तो समझो कि मुझको ऑरेंज कलर भी करना है, पिंक कलर भी करना है, वायोलेट भी करना है ना, पर्पल कलर भी करना है। तो यहां पर मुझको सब कलर की बॉटल होनी जरूरी नहीं है, मैं कुछ कलर्स पकड़ लूंगा, जैसे आरबीजी रेड ब्लू ग्रीन, या तो आरबीवाई भी बोलते हैं कुछ लोग, येलो, है ना। तो ये जो कलर्स है उसको बोलते हैं फंडामेंटल कलर्स। एक बार ये कलर की बॉटल बना ली हमने, तो उसकी हेल्प से बाकी के सारे कलर मिक्स कर करके, इन सबको मिक्स कर करके वो कलर हम बना सकते हैं। क्लियर हो गया? तो सब कलर की बॉटल होनी जरूरी नहीं है, इसको मिक्स कर करके हम और कलर बना सकते हैं। तो ये बॉटल में ये जो बॉक्स था, कलर बॉक्स था, उसमें हमको जो कलर्स दिए गए हैं, दे आर फंडामेंटल कलर्स। कौन से कलर है? फंडामेंटल कलर्स। और उसको मिक्स कर करके हम जो कलर लाएंगे, दे आर डिराइव्ड कलर। मतलब फिजिक्स की लैंग्वेज में बोल रहा हूं भाई। तो यहां पर फिजिकल क्वांटिटी कितनी है भाई? फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी है, बहुत सारी। अभी सबके लिए यूनिट बनाना है, तो क्या सबका यूनिट इंडिपेंडेंट बनाएंगे? अरे इंडिपेंडेंट बनाओगे तो कितने यूनिट याद रखोगे और कितने यूनिट बनाओगे, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? वी विल कैच सम मिनिमम नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उसमें से सम मिनिमम फिजिकल क्वांटिटी को हम पकड़ लेंगे, और विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, जो एक दूसरे से क्या होगी? इंडिपेंडेंट। और उनके यूनिट डिसाइड कर देंगे एंड डिफाइन देयर यूनिट्स, उनके यूनिट फिक्स कर देंगे। एक बार उनके यूनिट फिक्स हो गए तो विद द हेल्प ऑफ दोस फिजिकल क्वांटिटी वी कैन गेट यूनिट्स ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज। सो जिसके यूनिट हमने डिसाइड किए, दे आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी, और उनके यूनिट जो है वो है फंडामेंटल यूनिट्स या बेस यूनिट। क्लियर हो गया? तो जैसे आरबीजी फंडामेंटल कलर है, वैसे यहां पर हम कुछ क्वांटिटी पकड़ेंगे जिनके यूनिट हम डिसाइड करेंगे, तो वो हो गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और फिर उसको मिक्स कर करके अलग अलग यूनिट बनाएंगे। उसको मिक्स करके जो फिजिकल क्वांटिटी बनेगी उसका नाम है डिराइव्ड क्वांटिटी। द क्वांटिटीज विच आर ऑब्टेन्ड बाय द फंडामेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी, और उसके जो यूनिट्स होंगे दे आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। क्लियर हो गया? एक एग्जांपल देता हूं। एज फॉर एग्जांपल, फंडामेंटल में कौन है? एक तो हमने डिस्टेंस भी लिया है,
और टाइम भी लिया है। तो हमने डिस्टेंस के लिए एक यूनिट बना दिया मीटर, टाइम के लिए बना दिया सेकेंड। कोई मास बोलेगा भाई मास भी फंडामेंटल है, वो तो आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहां पर देखो मैंने फंडामेंटल यूनिट में एक डिस्टेंस को इन्वॉल्व किया, एक टाइम को लिया, एंड द यूनिट इज डिसाइडेड मीटर फॉर डिस्टेंस एंड सेकेंड फॉर टाइम, राइट। ये मैंने अलग से इंडिपेंडेंटली बनाए। लेकिन अभी मुझको यूनिट चाहिए किसका, वेलोसिटी का या स्पीड का। पर व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज अ डिस्प्लेसमेंट, क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मुझको ये फॉर्मूला पता है। तो समझो कि वेलोसिटी को मेजर करने के लिए मुझको अलग से यूनिट बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वेलोसिटी किससे बनी है भाई? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से बनी है, और डिस्प्लेसमेंट हम मेजर करेंगे मीटर में, टाइम हम मेजर करेंगे सेकंड में। तो वेलोसिटी के लिए हमको अलग से इंडिपेंडेंट यूनिट डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। एक यूनिट बन गया जो है मीटर पर सेकेंड। तो ये जो यूनिट बना वो फंडामेंटल पर से बना, पता चला। सो वेलोसिटी इज कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या होगी? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और जो डिस्टेंस, टाइम, मास है वो क्या होगी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर हो गया? तो अभी हम पढ़ने वाले कि कौन कौन सी फंडामेंटल है, और उसके सिवा जो भी फिजिकल क्वांटिटी आएगी वो सारी की सारी क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। बट among this quantity there are some other quantities which are neither depend on fundamental nor depend on derived quantity। वो अपने अलग मूड में है, अपने इंडिपेंडेंट मूड में है। तो ऐसी क्वांटिटी को हमने इन्वॉल्व करने के लिए, मेजर करने के लिए उनका नाम दिया सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें आता है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ये जो क्वांटिटी है वो फंडामेंटल से नहीं बनेगी, इसके लिए हमने एक अलग से यूनिट डिफाइन किया है, बराबर है। तो वो क्या है हम बाद में पढ़ने वाले, लेकिन यह भी आपको ये क्लियर होना चाहिए। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? मेनली देयर आर 3, है ना। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो मिनिमम नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच जो एक दूसरे से क्या होगी? इंडिपेंडेंट होगी। जो उनके यूनिट हमने डिसाइड कर दिए तो उसकी हेल्प से बाकी सारे यूनिट डिसाइड हो जाएंगे। तो जिसके हम डिसाइड करेंगे दे आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और उसको मिक्स कर करके जो यूनिट बनाएंगे, जो क्वांटिटी बनाएंगे, उनको बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी एंड डिराइव्ड यूनिट्स उनके। और कुछ रह जाएगी, कुछ क्वांटिटी फिर भी रह जाएगी, उसको हमने सप्लीमेंट्री में डाल दिया। क्लियर हो गया? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैं सबसे पहले तो सेव कर लेता हूं। देखो भाई, सेव करेंगे तो ये बैकअप रहेगा अपने पास, है ना। नेक्स्ट अभी है क्या? यूनिट सिस्टम। क्या है? यूनिट सिस्टम। तो भाई यूनिट सिस्टम क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब ये कॉम्बिनेशन क्या है भाई? कॉम्बिनेशन से भी ज्यादा मैं यहां पे कन्वेंशन लिखता हूं। कन्वेंशन एक रीति रिवाज है। यूनिट सिस्टम क्या है? एक रीति रिवाज है। वो क्या है चलो समझते हैं। तो भाई यूनिट सिस्टम क्या है? तो मैं सबसे पहले तो एक ग्रुप लिखता हूं। ग्रुप ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज यूनिट सिस्टम। एक ग्रुप है। अभी वो ग्रुप क्या है मैं आपको पहले लिखवाता हूं, फिर आपको क्लैरिफाई करता हूं। तो सबसे पहले भाई यूनिट सिस्टम में पहले जो आती है वो है एफपीएस सिस्टम। क्या है? एफपीएस सिस्टम, उसको बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम। दूसरी है वो सीजीएस सिस्टम है। थर्ड है वो एमकेएस सिस्टम है। फोर्थ है वो बाद में ऐड हुई थी एमकेएसए सिस्टम है। और जो लास्ट में अभी यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं एसआई सिस्टम। क्या बोलते हैं? एसआई सिस्टम। सिंस 1971 International Bureau of Weights and Measure has decided 7 fundamental quantity. This group is known as the SI system. वो क्या है पढ़ेंगे अभी। ओके, तो ये सिस्टम क्या है भाई? एफपीएस सिस्टम जब इन्वेंट हुई तो उसमें कितनी फिजिकल क्वांटिटी थी? एक तो था डिस्टेंस, फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन था? डिस्टेंस था। फिर कौन था? मास था। और फिर कौन था? टाइम। एफपीएस सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन ली गई? डिस्टेंस, मास एंड टाइम। तो एफपीएस में जो डिस्टेंस है उसको मेजर करेंगे किसमें? भाई डिस्टेंस को मेजर करेंगे फुट में, मास को मेजर करेंगे पाउंड में, और टाइम को मेजर करेंगे सेकंड में।
क्लियर? सो दिस इज अ एफपीएस सिस्टम। भाई ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने पूरे वर्ल्ड पे राज किया था, है ना, तो उन्होंने सब जगह पे अपनी यूनिट सिस्टम सबसे पहले डेवलप कर दी। तो वो एफपीएस सिस्टम नाम के जाना जाता है कि वहां पे डिस्टेंस फीट में मेजर होता है, मास पाउंड में, वहां पैसे भी पाउंड में होते हैं, और टाइम सेकंड में होता है, बरोबर है। फिर आई एक और सिस्टम जिसका नाम, ये थोड़ी ऑकवर्ड थी, इसके जो वैल्यू थी वो थोड़े फ्रैक्शनल में ज्यादा थे, तो इसलिए उसको ज्यादा तो कुछ इंपॉर्टेंस नहीं मिला। फिर एक डिसाइड हुई जिसका नाम था सीजीएस। सीजीएस में डिस्टेंस करना कितना मेजर किया गया, सेंटीमीटर में। मास किस में आया, ग्राम में, है ना, और टाइम किस में आया, सेकंड में। याद रखो सीजीएस सिस्टम आई, लेकिन ये जब डिसाइड हुए यूनिट तो वो काफी छोटे थे, काफी छोटे थे। सेंटीमीटर, यार सोचो तो सही, है ना, सेंटीमीटर तो एकदम छोटा यूनिट होता है। यहां से अहमदाबाद का डिस्टेंस मेजर करेंगे, दो सिटी के बीच का डिस्टेंस मेजर करेंगे, मानो कि डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, तो हम क्या बोलेंगे उसको, कितने, 100, 1 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ सेंटीमीटर, ऐसे बोलेंगे? नहीं भाई, तो वो यूनिट काफी छोटे थे, तो उसको थोड़ा बढ़ाने के लिए एक और सिस्टम आई जिसका नाम था एमके सिस्टम, जिसमें डिस्टेंस आपका लिया गया मीटर में, जो इसका 100 टाइम्स था। कितना, 100 टाइम्स था। फिर और एक आया किलोग्राम, कौन था, किलोग्राम, इसका 1000 टाइम्स, जो किलोग्राम बोलते हैं इसको, और ये हो गया सेकेंड। तो सीजीएस सिस्टम में डिस्टेंस सेंटीमीटर में था, एमकेएस में मीटर आया। मास में, मास ग्राम से किलोग्राम में हमने मेजर किया, और टाइम हमने सेकंड में किया। यहां पर फोर्थ जो है उसमें एक क्वांटिटी ऐड हुई, एक क्वांटिटी ऐड हुई, इलेक्ट्रिक करंट। कौन ऐड हुआ, इलेक्ट्रिक करंट, और यहां पे उसका यूनिट ऐड हुआ। तो ये तो है ही, एम के ऐसे सिस्टम में मीटर तो है, किलोग्राम भी है, सेकंड भी है। ऐड कौन हुआ, ऐड हुआ एम्पियर। ऐड कौन हुआ, एम्पियर ऐड हुआ, बराबर है। और लास्ट में जो सिस्टम यूज कर रहे हैं सिंस 1971 बाय इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर एंड द सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ऐसा करके जो बना है उसको बोलेंगे एसआई सिस्टम, जिसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। कितनी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, बरोबर है। तो कितनी क्वांटिटी हुई, 7 क्वांटिटी। चलो, तो वो 7 क्वांटिटी का हम यहां पे नाम लिखेंगे। एसआई सिस्टम का बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, एसआई सिस्टम का। तो वो 7 क्वांटिटी का हम नाम लिखेंगे और उसका यूनिट क्या है वो सीखेंगे। अरे क्या कर रहा हूं मैं भाई, सिस्टम, ओके। तो उसमें फिजिकल क्वांटिटी कौन है, फिजिकल क्वांटिटी कौन है, फंडामेंटल क्वांटिटी कौन है, उसका यूनिट क्या है, क्या है यूनिट, और लास्ट में उसका सिंबल क्या है, बरोबर है। तो फिजिकल क्वांटिटी का नाम लिखेंगे, उसका यूनिट लिखेंगे, और फिर उसका सिंबल लिखेंगे। चलो, सबसे पहले जो था उसको लेते हैं मास। जो यहां पर थी फंडामेंटल, यहां तक वो सारी फंडामेंटल तो रिमेनिंग एज इट इज ही रहेगी, बरोबर है। तो यहां पे मास होगा, उसका यूनिट होगा किलोग्राम, क्या होगा, किलोग्राम, और उसका सिंबल होगा केजी। फिर आएगा डिस्टेंस, बट डिस्टेंस जो होगा वो मेजर करेंगे मीटर में, और वो होगा एम। फिर आएगा कौन भाई, टाइम जो है वैसे का वैसा आएगा, उसको बोलेंगे सेकंड, क्या बोलेंगे, सेकंड, और उसका सिंबल यूज करेंगे एस। थर्ड वन, यहां पे बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, उसका यूनिट होगा एम्पियर, और उसको ए लिख सकते हैं, या पूरा नाम लिखना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम्पियर, बराबर है। फिर आया कौन भाई, फिर आया थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, है ना, उसका यूनिट हुआ केल्विन। महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने फाइंड किया था, तो इसको कैपिटल के लिखेंगे या केल्विन पूरा नाम लिखेंगे। और फिर आया कौन, फिर और एक क्वांटिटी यहां पे ऐड की गई जिसका नाम था ल्यूमिनस इंटेंसिटी, या तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आप जो लाइट घर में जला रहे हो ना, उसकी इंटेंसिटी,
पावर आप उसको दो बल्ब अलग अलग लाए, दोनों को आपने सेम पावर दिया, लेकिन एक ज़्यादा लाइट दे रहा है, एक कम ले रहा है ना, तो समझ लो जो ज़्यादा है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी ल्यूमिनस। तो उसको मेजर करने के लिए भी जो लाइट होता है उसकी इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी जिसका नाम है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और उसको कैंडेला से रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? कैंडेला से। और लास्ट में एक फिजिकल क्वांटिटी और है जिसका नाम है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम बोलेंगे, यूनिट क्या है उसका? मोल, और उसका सिंबल लिखेंगे MOL। तो देखो, तो SI सिस्टम में टोटल कितनी फिजिकल क्वांटिटी है? 7। मास, डिस्टेंस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यूनिट कौन कौन से? किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला और मोल, और उनके सिंबल यहाँ पे लिखे हैं। बराबर है? तो समझो ये यूनिट सिस्टम हो गई। लेकिन अभी मेन चीज समझनी तो बाकी है, भाई यूनिट सिस्टम क्या है यार? यूनिट सिस्टम क्या है? हमको तो सिस्टम से मतलब है। तो भाई देखो, एक ग्रुप है यहाँ पे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड का, या तो फिर मीटर, किलोग्राम, सेकेंड का। मैं आपको एक सिंपल चीज समझाता हूं कि भाई यूनिट सिस्टम एक रीति रिवाज है। क्या है? रीति रिवाज है ना। समझो आप, मानो कि अभी समर का सीजन चल रहा है, आम का सीजन चल रहा है, आपके घर में आम का रस निकाल दिया है ना, जूस निकाल दिया आम का, और फिर उसको खाओगे किसके साथ? बाजरे के रोटले के साथ, है ना। जनरली सबके घर में क्या बनता है? रोटी, सब्जी, चावल और दाल, है ना। रोटी, सब्जी, चावल और दाल बनता है सबके घर। तो आप क्या खाते कैसे हो? रोटी को चावल के साथ खा लिया, दाल को सब्जी के साथ खा लिया, ऐसा करते हो? हाँ भाई, ऐसे भी खा सकते हैं, कुछ लोग ऐसे भी खाते हैं, ऐसे भी खाते हैं कुछ लोग, लेकिन हम ऐसे नहीं खाते। जनरली क्या करते हैं हम? रोटी को सब्जी के साथ खाते हैं और चावल को दाल के साथ खाते हैं। जब खिचड़ी बनाएंगे तो साथ में कढ़ी बनाते हैं, खिचड़ी के साथ दाल नहीं बनती, समझे। तो ये एक कन्वेंशन है कि भाई इसको साथ, इसके साथ ये, इसके साथ ये यूज करना है। तो वैसे यहां पर भी देखो कि ये सारे छोटे छोटे यूनिट है और ये बड़े यूनिट है, बराबर। तो जब भी आपको फिजिक्स में जब आप कैलकुलेशंस करेंगे तो वहां पे जो फिजिकल क्वांटिटी के जो मेजरमेंट आपको देंगे वो कुछ ग्राम में है, कुछ सेंटीमीटर में है, कुछ मीटर में है, कुछ किलोमीटर में है ना। तो आप क्या करोगे? तो जब आप कैलकुलेशन करने बैठोगे तो सभी यूनिट्स को एक यूनिट सिस्टम में लेके आना है। सभी यूनिट्स को एक सिस्टम में लेके आना है। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि चलो मुझको मल्टीप्लीकेशन करना है x और m का। x इज अ डिस्टेंस, तो वो है 5 मीटर, एंड m इज अ मास, और मास इज अ 500 ग्राम। चलो बराबर है। ये x आपको डिस्टेंस मीटर में दिया है और मास आपको ग्राम में दिया है, और मुझको ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीजन करना है, कुछ भी। तो देखो, एक को देखोगे आप डिस्टेंस को, तो ये मीटर में दिया है, मतलब मीटर मतलब अकॉर्डिंग टू एमकेएस सिस्टम, एंड मास इज गिवन इन ग्राम, इट इज इन सीजीएस सिस्टम। तो आपका एक यूनिट एमकेएस में, एक यूनिट सीजीएस में, तो इसको मल्टीप्लिकेशन करना है तो कर सकते हो, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करोगे तो भी चलेगा। चावल के साथ रोटी भी खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दाल के साथ सब्जी भी खा सकते हो, खाया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, मजा नहीं आएगा, है ना। तो मजा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रोटी सब्जी के साथ खाएंगे, चावल को दाल के साथ खाएंगे। तो सेम यहां पे कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो एक आपका मीटर में है और एक आपका ग्राम में है, दोनों अलग अलग यूनिट सिस्टम में, तो नहीं चलेगा, है ना। हम क्या करेंगे? जो हमको इसको मीटर में रखना है, x को मीटर में रखना है, तो इसको केजी में कन्वर्ट कर देंगे, इसको केजी में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये एमकेएस सिस्टम है, ये किसका यूनिट है? एमकेएस सिस्टम का, और ये सीजीएस का। तो जो इसको मीटर मतलब एमकेएस में रखेंगे तो इसको भी एमकेएस में लेके आओ, तो मतलब मैं इसको बोलूंगा 0.5 केजी और फिर मल्टीप्लीकेशन करूंगा। समझ रहे हो? कोई बोलेगा नहीं सर मैं तो छोटा आदमी हूं और मुझको तो छोटा यूनिट रखना है सीजीएस में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको ग्राम में रखो, तो फिर इसको मीटर में नहीं चलेगा, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब भी आप फिजिक्स में कैलकुलेशन करने जाओ, तो जब आप फिजिकल क्वांटिटी का कुछ कैलकुलेशन करो तो सारे यूनिट एक ही यूनिट सिस्टम में होने चाहिए। सबको या तो सीजीएस में कर दो या सबको एमकेएस या एसआई सिस्टम में कर दो, है ना। 99% केसेस ऐसे होंगे जिसमें एमकेएस या एसआई पद्धति में, एसआई सिस्टम जो है उसमें यहां पे कन्वर्जन किया है। किसमें? एसआई सिस्टम में यहां पे कन्वर्जन किया है। तो आपको 99 नहीं,
मैं तो 100% ही बोल रहा हूँ कि 100% केसेस में आपको उसको एमकेएस में ही करना है, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा, फिर उसको सीजीएस में ले जाना है तो हम लास्ट में ले जाएंगे, तभी आपका टेक्स्ट बुक के पीछे वाला जो आंसर है वो आएगा। कोई बोलेगा सर मैं तो अलग दोनों मिक्स करूंगा, अरे भाई तू कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा, आंसर तो सही माना जाएगा, लेकिन टेक्स्ट बुक के पीछे जो आंसर है वो नहीं आएंगे तेरे, और जो एक कन्वेंशन फॉलो करवा रहा है वो फॉलो नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो याद रखो व्हाट इज द यूनिट सिस्टम, पक्का? तो हमने ऐसा सिस्टम पढ़ी जिसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है और उसके 7 यूनिट्स है। नेक्स्ट, इसको पहले एक बार फिर से सेव कर लेते हैं, चलो आगे बढ़े। नाउ रूल्स टू यूज एसआई सिस्टम। भाई हम क्या करने वाला है, एसआई सिस्टम यूज करने वाला है, एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम यूज करने के लिए कुछ तो रूल्स बनाने पड़ेंगे, बराबर है? तो ऐसे तो यूनिट लिख नहीं सकते, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर यूनिट्स बनाए। आपकी टेक्स्ट बुक में ये नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप गलती ना करो, बराबर है? तो समझो, सबसे पहला रूल्स क्या है? फर्स्ट, ऑल यूनिट्स शुड बी एक्सप्रेस्ड इन देयर सिंबल ओनली। आपको फिजिकल क्वांटिटी के जो भी यूनिट लिखना है उसको स्पेलिंग में नहीं लिखना है, गुजराती, हिंदी, उर्दू किसी लैंग्वेज में नहीं लिखना है, आपको सिर्फ उसका सिंबल लिखना है। क्या लिखना है? सिंबल। तो मैं यहां पे लिखूंगा 5 किलोग्राम, तो ऐसा नहीं करना है, सिर्फ उसका सिंबल करना है 5 kg, तो ये करेक्ट वे है। So all units should be expressed in their symbols only. Second, no full stops or comma signs should be used within or at the end of unit. मतलब समझो, मैंने ये क्या लिखा? मैंने क्या लिखा? MBA, M.B.A. What is full form? Master of Business Administration. Master of Business Administration. तो मास्टर का शॉर्ट फॉर्म हमने उसको डॉट कर दिया, बिजनेस का हमने शॉर्ट फॉर्म बी डॉट कर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन का ए डॉट कर दिया, और फिर हमने लिख दिया यहां पे। पता चल रहा है? तो ये हुआ गया, हमने यहां पे फुल स्टॉप बताते बताते शॉर्ट फॉर्म बता दिया। तो यहां पर कर सकते हैं क्या कि भाई मैं यहां पे लिखता हूं 10 किलोग्राम, मतलब किलो डॉट जी डॉट, शॉर्ट फॉर्म। किलोग्राम लंबा लंबा नहीं लिखना है, के डॉट जी डॉट, चलेगा? नहीं। तो यहां पे कोई सिंबल होना नहीं चाहिए। या तो कोई बोलेगा सर केजी करके डॉट करता हूं, तो भी नहीं, आपको सिर्फ लिखना है केजी, उसका सिंबल। क्लियर हो गया? पक्का? सो नो फुल स्टॉप और कॉमा साइन शुड बी यूज्ड विथ इन और एट द एंड ऑफ द यूनिट। नाउ नेक्स्ट, सिंबल फॉर यूनिट डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। भाई सारे यूनिट्स कौन सी लैंग्वेज में है? ये सारे यूनिट कौन सी लैंग्वेज में है? भाई इंटरनेशनली एक्सेप्टेड लैंग्वेज कौन है? इंग्लिश। तो सारे इंग्लिश में है। और इंग्लिश में हमको क्या सिखाया है कि एक लड़का बॉय होता है, और एक से ज्यादा लड़के, 5 लड़के बॉयज होते हैं। हम पीछे क्या लगाते हैं? एस लगाते ना। ओके, तो यहां पे सिंगुलर फॉर्म होगा तो क्या 1 मीटर, और 10 मीटर लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे 10 मीटर्स। नहीं भाई, ये गलत है। अभी इंग्लिश लैंग्वेज लिखते तो एक बॉय तो बॉय लिखते, 5 बॉय होते तो पीछे एस लगाते, BOYS, बॉयज, 5 बॉयज। लेकिन ये लैंग्वेज के लिए है, और यहां पर हम यूनिट की बात कर रहे हैं। तो सिंबल्स फॉर यूनिट्स डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। मतलब यहां पे एक के लिए लिखो या इनफाइनाइट के कितनी भी बड़ी वैल्यू लिखो, आपका यूनिट का सिंबल चेंज नहीं होना चाहिए। 1 मीटर के लिए भी यही लिखेंगे और 10 मीटर के लिए भी यही लिखेंगे, ये गलत है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट, the same units in a numerator and denominator are written in one ratio. भाई कई बार ऐसा होगा कि कोई फिजिकल क्वांटिटी में एक ही यूनिट रिपीट होता जाएगा, तो हमको वो यूनिट अलग अलग से नहीं बताना है, उसको एक ही पावर में या तो एक ही रेशियो में बताना है। मतलब क्या? फॉर एक्सेलरेशन भाई एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? भाई एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन किसको बोलता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो उसका यूनिट क्या होगा? भाई एक्सेलरेशन का यूनिट होगा, वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकेंड, और टाइम का हो गया सेकेंड। तो कोई मुझको पूछेगा कि भाई एक्सेलरेशन का यूनिट क्या, तो मैं बोलूंगा मीटर पर सेकेंड। मानो कि 3 बार आ रहा है तो मैं ऐसे बोलूंगा मीटर पर सेकेंड।
अरे भाई ऐसा नहीं चलेगा, है ना। तो हमको ये जो वे है वो गलत है। हमको या तो उसको मीटर सेकंड की -2 पावर लिख सकते हैं, या तो मीटर सेकंड का स्क्वायर। मतलब यूनिट आपका रिपीट हो रहा है तो आप उसको पावर से यहां पे शो कर सकते हो, बराबर है। लेकिन रेशियो तो एक ही होना चाहिए। सो अनदर रूल इज द सेम units in numerator and denominator are written in one ratio. And fifth one, full name of a unit when it is named after a scientist is not written with capital letter in initial, but its symbol is written in capital letter. अब ये क्या बोल दिया भाई, कुछ यूनिट्स ऐसे आएंगे को किसी साइंटिस्ट के नाम पर से होंगे, कुछ यूनिट्स ऐसे आएंगे जो किसी साइंटिस्ट के नाम पर से होंगे, बराबर है। तो समझो यहां पे, तो साइंटिस्ट से नाम के हम पे यूनिट लिखेंगे तो हमको पूरा यूनिट लिखना है, उसका पूरा नाम लिखना है। तो क्या करेंगे, तो हम तो इंग्लिश पढ़े हुए हैं भाई, इंग्लिश में नेम का फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। मैं मेरा नाम लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, नीरज, तो ये तो फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया। तो यहां पे लिखने वाले फोर्स के लिए फॉर फोर्स, चलो फोर्स क्या है, मैं लिखूंगा 50 न्यूटन। 50 न्यूटन, न्यूटन एक नाम है साइंटिस्ट का, और उसने अपने नाम से यूनिट का नाम दे दिया है न्यूटन। तो मुझको पूरा लिखना है 50 न्यूटन, तो उसका नेम है मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। हम लिखेंगे 50 न्यूटन, बराबर है। जब न्यूटन अपना खुद नाम लिखेगा स्कूल में जाके, न्यूटन जब स्कूल गया होगा तो उसने अपना नाम ये लिखा होगा न्यूटन, क्योंकि वहां पे वो नाम लिख रहा था। लेकिन यहां पर वो यूनिट लिख रहा है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होना चाहिए, बराबर है। याद रखो कि फुल नेम ऑफ अ यूनिट व्हेन इट इज अ नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट इट इज नॉट रिटन इन कैपिटल लेटर इन इनिशियल। इनिशियल में कैपिटल लेटर होना नहीं चाहिए। लेकिन मान लो कि सिर्फ सिंबल करना है तो उसको फर्स्ट लेटर ही लिखेंगे, लेकिन कैपिटल में लिखेंगे। जो सिंबल ही लिखना है तो उसका फर्स्ट लेटर लिखेंगे, और किसमें लिखेंगे बोलो, कैपिटल में लिखेंगे। हो गया क्लियर। तो दीज आर द रूल्स टू यूज एसआई सिस्टम। तो फर्स्ट इज all units should be expressed in their symbols only. Second, no full stop or comma sign should be used within or at the end of unit. Third one is a symbol for units do not take plural form, मतलब प्लूरल फॉर्म में आएगा तो भी आपका उसका सिंबल चेंज नहीं करना है। द सेम यूनिट्स इन अ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिटन इन अ 1 रेशियो और 1 पावर। और लास्ट वन, इफ द यूनिट इज after the name of any scientist and if we want to write a whole unit, then उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में नहीं रखना चाहिए। बट इफ यू वांट टू राइट ओनली सिंबल, इट्स फर्स्ट लेटर इज रिटन इन कैपिटल ओनली, राइट। तो ये सारे रूल्स आपको फॉलो करने हैं पूरे 11th-12th साइंस में आपको। चलो आगे बढ़े, फिर से इसको एक बार सेव कर लो भाई। लाइट जा रही है अभी, बिफोर जो आ रहा है तो लाइट जा रही है, तो मिस ना हो जाए अपना। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अभी क्या है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी वो क्या है ना। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या है, और प्लेन एंगल। तो भाई मैंने बोला फंडामेंटल क्वांटिटी कौन थी कि जिसके यूनिट हम बनाएंगे, और डिराइव्ड कौन थी कि जो फंडामेंटल पर से बनेंगे, लेकिन फिर भी कुछ यूनिट ऐसे होंगे जो बाकी रह जाएंगे, तो उसको हमने ऐड कर लिया किसमें, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में। तो ऐसा एक यूनिट है जिसका नाम है कि एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम क्या है, प्लेन एंगल। तो भाई प्लेन एंगल मतलब क्या, भाई प्लेन एंगल मतलब सिंपल लैंग्वेज में आप क्या बोलते हैं, एंगल। प्लेन मतलब कौन, प्लेन मतलब आपको ये बोर्ड दिख रहा है, ये बोर्ड का जो सरफेस है उसको बोलेंगे प्लेन। तो जब भी प्लेन में दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, प्लेन में दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, तो उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहां पे कुछ एंगल सबटेंड होगा। क्या होगा, एंगल सबटेंड होगा। तो मैं एक काम करूंगा, यहां से मैं डिवाइडर लूंगा, उसका पॉइंट यहां पे रखूंगा, और पेंसिल से यहां पे आर्क ड्रॉ करता हूं। आर्क ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ना, तो यहां से मैं आर्क ड्रॉ करूंगा, यहां पे पॉइंटर रखा मैंने और आर्क ड्रॉ करूंगा। तो यहां से मैंने आर्क ड्रॉ किया, तो ये एंगल के सामने वाली साइड वो क्या हो गया, आर्क। यहां से ये डिस्टेंस या यहां से ये डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस ले लो, सारा डिस्टेंस रेडियस ही होगा। क्या होगा, रेडियस ही होगा, इसको बोलेंगे रेडियस।
बराबर है। तो ये जो दो रे है या लाइन ले लो, उनके बीच में जो सबस्टेंड होगा वो अपना प्लेन एंगल। तो यूनिट्स क्या है? यूनिट ऑफ एंगल। भाई एंगल का यूनिट हम जनरल पर्पस के लिए उसका यूनिट क्या बोलते हैं? डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री। लेकिन एज पर इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस इट इज टेकन एज रेडियन। क्या है? रेडियन। भाई एंगल ऑलवेज मेजर्ड इन रेडियन। लेकिन हम जो डिग्री में आपने ज्योमेट्री में जो 5th स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक आपने मेजर करा, हाँ, वो सिर्फ डिग्री में ही था, बराबर है। लेकिन अभी एक नया यूनिट आया है, कौन? रेडियन। तो हमको यहाँ पे रेडियन क्या है वो समझना है। तो भाई आपका जो एंगल बना, तो यहाँ पे एंगल का मैं डेफिनेशन देता हूं। भाई व्हाट इज एंगल? एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। क्लियर हो गया? तो आर्क अपॉन रेडियस करके आपको जो भी एंगल मिलेगा वो कंपलसरी कौन से यूनिट में मिलेगा? रेडियन में मिलेगा। आप प्रोटेक्टर यूज करके, है ना, प्रोटेक्टर यूज करके आप जो एंगल मेजर कर रहे हो वो डिग्री में आता है। प्रोटेक्टर यूज करके आप जो कर रहे हो वो किस में आता है? डिग्री में आता है। लेकिन यहां पर जो एंगल आप ऐसे मेजर करोगे, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, तो वो रेशियो लेके आप जब एंगल फाइंड करोगे तो वो आएगा रेडियन में। तो आपको याद रखना है कि प्लेन एंगल के कितने यूनिट्स है? दो। एक डिग्री है और दूसरा रेडियन, बराबर है। चलो स्टैंडर्ड यूनिट उसको बोलते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट रेडियन। अभी हमको रिलेशन चाहिए, किसका? भाई रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। भाई ये दोनों के बीच का रिलेशन चाहिए। एक ही मान लो कि आवर है, तो आवर की मिनट क्या होती है? 60 मिनट, है ना। एक ही फिजिकल क्वांटिटी टाइम, उसके दो यूनिट है। तो वैसे ही यहां पर दो यूनिट है, किसके? एंगल के। एक डिग्री है, दूसरा रेडियन है, और मुझको दोनों के बीच का रिलेशन चाहिए। तो कैसे गेन करेंगे? चलो देख लेते हैं। चलो मान लो कि ये एक सर्कल है। ये कौन है? सर्कल। क्या भाई सर्कल को हम आर्क बोल सकते हैं? सर्कल को हम आर्क बोल सकते हैं? यस। भाई सर्कल इज एन आर्क which subtends 360 degree at its center। भाई सर्कल जो है एक आर्क है ना। मैंने यहां पे डिवाइडर लिया, उसका पॉइंट रखा, और यहां से लेके पूरा घूम गया, 360 डिग्री घूम गया। तो यहां ये एक एंगल बना वो कितना डिग्री का बना? 360। और हमने ये क्या प्लॉट किया? भाई ये जो प्लॉट किया उसका नाम है आर्क, और यहां से लेके ये जो डिस्टेंस बना उसका नाम है रेडियस। क्या है? रेडियस। क्लियर हो गया बच्चों? तो यहां से ये डिस्टेंस हो गया। तो सर्कल अपने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? 360 डिग्री, बराबर है। चलो तो हम समझते हैं यहां पे। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एंगल इन रेडियन। चलो रेडियन में उसकी डेफिनेशन क्या है? तो भाई ये रही कि भाई क्या है? एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एन आर्क अपॉन रेडियस। तो भाई आप मुझको बोलो कि जो सर्कल का जो आर्क है, सर्कल का जो उसकी रेडियस को क्या बोल देते हैं? आर। भाई उसकी रेडियस है आर। तो सर्कल का जो आर्क है उसकी लेंथ कितनी? भाई उसकी लेंथ मतलब उसका पेरीमीटर, उसकी पैरा सर्कमफेरेंस हो गया। ये आर्क जो है उसकी लेंथ कितनी? इसके सर्कमफेरेंस जितना। तो ये हो गया आपका 2 पाई आर, और रेडियस क्या है? आर। आर कैंसल आउट, तो ये हो गया आपका 2 पाई। लेकिन यहां पर जो आएगा वो कंपलसरी कौन से यूनिट में आएगा? रेडियन में आएगा। तो देखो हमको एक रिलेशन मिल गया। क्या रिलेशन मिल गया? कि भाई सर्कल अपने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है? तो डिग्री में जाओगे तो 360 डिग्री, लेकिन रेडियन में बोलना है तो कितना आ गया? 2 पाई रेडियन। कितना हो गया? 2 पाई रेडियन। क्लियर? तो हम यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर रिलेशन बिटवीन डिग्री 360 डिग्री कितने रेडियन?
2 पाई रेडियन। हमको एक रिलेशन मिल गया कि भाई 360 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, इट इक्वल टू 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री कौन है, 2 पाई रेडियन। तो मान लो कि हमको एंगल 180 डिग्री दिया है, तो भाई 180 डिग्री दिया है तो इसका हाफ हो जाएगा, सेमी सर्कल होगा जो पाई रेडियन सबटेंड करेगा। सही है ना। तो अभी आपको एंगल जो है वो थीटा डिग्री में दिया है, डिग्री में आपको थीटा दिया है और आपको उसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। कैसे करेंगे, तो पता है हम 3 स्टेप रखते थे, इतने पे इतना तो इतने पे कितना, है ना, ऐसे 3 स्टेप रखते थे मैथ्स में। इतने पे इतना मिल रहा है तो इतने पे कितना मिलेगा, तो 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। देन थीटा डिग्री मतलब कितने रेडियन, तो हमको जो थीटा दिया है वो किस में है, डिग्री में। थीटा किस में है, डिग्री में, लेकिन उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180 रेडियन। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180 रेडियन। क्लियर हो गया। आपका थीटा आपको दिया है डिग्री में, लेकिन आपको रेडियन में लाना है तो आपको मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180 रेडियन करोगे तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अलग अलग यहां पे देख लेते हैं, और भी एंगल देख लेते हैं रेडियन में कन्वर्ट करके, बराबर है। चलो यहां पे मैं लिखता हूं, तो यहां पे देखो तो कि भाई 360 डिग्री मतलब क्या है, 2 पाई रेडियन, 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, थीटा डिग्री तो उसको रेडियन में लाना है तो पाई बाय 180। मैं यहां पे फिर से एक बार लिख देता हूं कि भाई थीटा क्या है, तो ये डिग्री में है, उसको आपको रेडियन में लाना है तो मल्टीप्लाई बाय 180, तो ये हो गया थीटा रेडियन। थीटा को हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। तो आप यहां पे बोलोगे कि भाई 90 डिग्री मतलब कितने रेडियन, तो 90 डिग्री क्या हो जाएगा, यहां पे 90 रखो, 90 इंटू जा, तो ये हो गया पाई बाय 2 रेडियन हो गया। यहां पे 60 डिग्री रखो, भाई 60 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई बाय 3 रेडियन हो जाएगा। 45 डिग्री रखो, 45 डिग्री 45 फोर्जा हो जाएगा तो नीचे पाई बाय 4 रेडियन आ जाएगा। 30 डिग्री लिखोगे तो क्या होगा, चलो यहां पे 30 डिग्री लिखते हैं, 30 डिग्री तो ये हो जाएगा पाई बाय 6 रेडियन। मान लो कि 120 डिग्री लिखता हूं, 120 डिग्री, भाई यहां पे 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, 120 अपॉन 180, 62 जा 63 जा, तो ये हो गया क्या, 2 पाई बाय 3 रेडियन हो गया। 270 डिग्री, चलो 270 को करके बताओ, यहां पे 270 रखूंगा मैं, 270 तो 93 जा 90, 93 जा 92 जा, तो ये हो गया 3 पाई बाय 2 रेडियन। देखो हमको एक अच्छा रिलेशन मिल गया, बराबर है। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में सबसे पहला कौन है, प्लेन एंगल। भाई प्लेन एंगल सिंपल लैंग्वेज में एंगल व्हेन टू लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट ईच अदर, दे सबटेंड्स एंगल एट द इंटरसेक्शन पॉइंट, बराबर है। तो ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट ओ पे एक एंगल बना थीटा। थीटा का यूनिट क्या है भाई, उसको प्लेन एंगल बोलते हैं, उसका यूनिट क्या है, डिग्री या तो रेडियन। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में उसका यूनिट क्या है, रेडियन होता है, बराबर है। उसका फॉर्मूला क्या है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, तो जो बनेगा वो रेडियन में बनेगा। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन चाहिए तो हमने यहां पे क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया। भाई सर्कल इज ऑल्सो एन आर्क, सर्कल क्या है, एक आर्क है, कितने डिग्री वाला, इट सबटेंड्स 360 डिग्री ऑन इट्स सेंटर, 360 डिग्री वाला आर्क है। तो उसके लिए हम जो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इन रेडियन, एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, भाई लेंथ इज क्या, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल अपॉन रेडियस मतलब 2 पाई आर अपॉन आर। सो we got the value theta is equal to 2 pi radian, so we can say that circle subtends 360 degree or 2 pi radian on its center। तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई मिल गया, 180 उसका हाफ हो गया तो पाई रेडियन। तो ये तो दो एंगल थे, मानो कि आपको थीटा दिया है डिग्री में और आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो क्या करोगे, जो डिग्री में उसको मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 करोगे तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैंने अलग अलग एंगल के लिए ये आपको बताया, बराबर है। चलो इसको मैं पहले थोड़ा सेव कर लूं तो फिर आगे बढ़ेंगे। चलो ध्यान रखो अभी आगे पे एक नोट लिखवाता हूं आपको, यहां पे एक नोट्स लिखवाता हूं, ध्यान रखना। नोट, द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा अलोन, ये अलोन क्या है समझाता हूं मैं, इज ऑलवेज केप्ट
इन रेडियन। देखना मैं ऐसी बहुत सारी नोट्स लिखाऊंगा, आपको ये नोट करना है अपने फुल स्केप में, अपनी बुक में नोट करो इसको। द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा इज ऑलवेज केप्ट इन रेडियन। भाई थीटा की, सिर्फ थीटा की वैल्यू लिखनी है तो उसको आप रेडियन में लिखोगे। एक एग्जांपल दूंगा तभी आपको पता चलेगा, डायरेक्ट आपको पता नहीं चलेगा। तो एक काम करता हूं मैं, पेन कैसी ले लूं, चलो मैं ये पेन ले लेता हूं। तो फर्स्ट, इफ x इज इक्वल टू 10 मीटर एंड एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। भाई 30 डिग्री को हम π/6 रेडियन भी बोल सकते हैं। 30 डिग्री क्या हो गया, π/6 रेडियन। फाइंड 1 x, फाइंड y इज इक्वल टू x साइन थीटा, और सेकंड फाइंड करना है y इज इक्वल टू x थीटा। देखो हमको x की वैल्यू मीटर में दी है 10 मीटर और एंगल दिया है 30 डिग्री π/6 रेडियन, बराबर है। तो मुझको फाइंड करना है y इज इक्वल टू x साइन थीटा और दूसरा फाइंड करना है y इज इक्वल टू x थीटा। तो मैंने ऊपर क्या लिखा, द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा अलोन। भाई थीटा अलोन ही होगा, किसी के साथ आएगा थीटा। तो हमको पता है वी आर यूजिंग थीटा विद ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आपने 9-10 स्टैंडर्ड में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, इतने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़े है ना। तो हम जनरली एंगल किसके साथ यूज कर रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ। तो वो तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ यूज कर रहे थे, लेकिन अभी नेकेड वैल्यू ऑफ थीटा फाइंड करनी है हमको। देखो यहां आपका थीटा, यहां पे आपका थीटा जो है वो साइन के साथ है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ, लेकिन यहां पर जो थीटा है वो सिर्फ अलोन है, इंडिपेंडेंट है, उसके साथ कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। तो क्या, तो जब आप थीटा इंडिपेंडेंट यूज करोगे, अलोन लिखोगे विदाउट एनी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, आपको कंपलसरी इसका यूनिट रेडियन रखना है, कंपलसरी। जब आप साइन थीटा में यूज करोगे, साइन थीटा के अंदर यूज करोगे, तो आप उसको रेडियन लिखो या डिग्री लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पे आप थीटा की वैल्यू नहीं लिखने वाले हो। वहां पे आप थीटा की वैल्यू नहीं लिखने वाले हो, वहां पे आप थीटा के लिए साइन थीटा की वैल्यू लिखने वाले हो। जो मैं यहां पे कॉस लिखता, तो वहां पे आप वही थीटा के लिए आप कॉस की वैल्यू लिखते। एक एग्जांपल में आपको समझाओ तो आप क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्या है, y इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा। तो चलो x कौन है भाई, x है 10 और एंगल थीटा कितना है भाई, एंगल थीटा 30 डिग्री है। कोई बोला सर आपने तो डिग्री में लिखा, अरे डिग्री में चल छोड़ भाई, मैं तो यहां पे रेडियन में भी लिख देता हूं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये 10 का मल्टीप्लीकेशन 30 के साथ करेंगे। 10 का मल्टीप्लीकेशन 30 के साथ करने वाले नहीं, हमने एंगल लिखा 30, लेकिन हम वैल्यू किसकी लिखने वाले, साइन 30 की, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। मान लो कि यहां पे cos होता तो √3/2 होता, यहां पे tan 30 होता तो 1/√3 होता। यहां पर क्या है भाई, ये भी 10 है, यहां पर वैल्यू भाई ये भी 1/2 ही लिखेंगे। हम डायरेक्ट 10 का मल्टीप्लीकेशन पाई के साथ नहीं करने जा रहे हैं। तो जब आप थीटा की वैल्यू किसी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ यूज करो, तो उसके डिग्री में भी लिखो या तो रेडियन में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप थीटा की नेकेड वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं करने वाले हो। मैं 30 को 10 से मल्टीप्लाई नहीं करने वाला हूं, π/6 को 10 से मल्टीप्लाई नहीं करने वाला हूं, समझ रहे हो। मैं उस एंगल की साइन वैल्यू जो आएगी उसको मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। तो वो तो आप किस में भी लिखो, मैं साइन 30 के लिए भी 1/2 लिखूंगा और साइन π/6 के लिए भी 1/2 लिखूंगा। तो मेरा आंसर यहां पे 5 मीटर यहां पर भी आएगा, यहां पर भी 5 मीटर ही आएगा। क्लियर हो गया। लेकिन अभी बात हो रही है y इज इक्वल टू एक्स थीटा की। अभी यहां पर भाई, यहां पे थीटा किसी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ है नहीं, यहां पे थीटा अलोन है, कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन उसके साथ नहीं है। तो फिर मैं वैल्यू लिखूंगा 10 और यहां पे लिखूंगा 30 डिग्री। तो ये गलत है, ये गलत है। यहां पे साइन थीटा कॉस थीटा कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, थीटा अलोन है, तो उसकी वैल्यू डिग्री में नहीं चलेगी, उसकी वैल्यू आपको कंपलसरी लिखनी पड़ेगी रेडियन में। ये आपका सही चीज है, सही मेथड है। क्लियर हो गया। तो यहां पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10 × 3.14 और अपॉन 6, तो ये आपका आ जाएगा 5.23, शायद उतना आएगा। क्लियर हो गया। तो याद रखो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, गलती मत करना। इलेमेंटल साइंस में कहीं भी इसकी यूज आपको आ सकता है। पक्का।
हाँ कि नहीं? सो द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा इज ऑलवेज केप्ट इन रेडियन इफ x इज इक्वल टू 10, थीटा इज इक्वल टू 30। जो आप साइन कॉस किसी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ यूज करोगे तो आप रेडियन में रखो या डिग्री में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वैल्यू ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की लिखने वाले हो इसलिए। लेकिन जब आप थीटा विदाउट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यूज करोगे तो कंपलसरी इट इज रिटन इन रेडियन ओनली, राइट? चलो आगे बढ़े। सबसे पहले सेव, देखो भाई सेव तो करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। भाई अभी आगे बढ़ेंगे, क्या एंगल, सबसे छोटा एंगल क्या होता है? तो हमने यहां पे पढ़ा कि हम जब प्रोटेक्टर, मानो कि दो लाइंस है, ये दो लाइंस है, इसका एंगल मुझको मेजर करना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे प्रोटेक्टर लगाऊंगा मैं, ये प्रोटेक्टर है, उस पर ये 0 मैंने सेट किया, यहां पे 0 लिखा है, यहां पे 10 डिग्री होता है, यहां पे 20 डिग्री होता है, यहां पे 30 डिग्री, 40 डिग्री, यहां पे 90 डिग्री होता है, यहां पे 180 डिग्री होता है। जो हम प्रोटेक्टर लेते हैं तो प्रोटेक्टर पे यहाँ पे 10 डिग्री होता है, और आपने देखा होगा कि 10 डिग्री के अंदर भी ऐसे 10 पार्ट किए होंगे, तो उसमें से स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होगा? भाई स्मॉलेस्ट पार्ट ऑन द जनरल प्रोटेक्टर इज 1 डिग्री। तो इट इज कॉल्ड एलसीएम, लीस्ट काउंट। क्या बोलेंगे? लीस्ट काउंट ऑफ। लीस्ट काउंट मतलब क्या? स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ऑन द इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज द लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट ऑफ प्रोटेक्टर क्या होगा? 1 डिग्री। तो क्या 1 डिग्री से छोटा एंगल हो सकता है? 1 डिग्री, इसको मैं थोड़ा जूम करके बताता हूं आपको। तो आपका जो प्रोटेक्टर है उसमें आपको 0 से लेके जो फर्स्ट डिवीजन आएगा तब तक का जो मेजरमेंट होगा वो 1 डिग्री होता है, बरोबर है? लेकिन क्या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है कि जो 1 डिग्री से भी कम मेजर करे और 1 डिग्री से भी छोटा यूनिट है कोई? हाँ भाई, ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी है और ऐसे यूनिट भी डिफाइन किए हैं कि जो 1 डिग्री से भी छोटा एंगल मेजर करे। तो हम यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहां पे? 1/60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री इज कॉल्ड 1 मिनट। क्या बोलेंगे इसको? 1 मिनट। 1 डिग्री को 1 घंटा लेके चलो। 1 डिग्री मतलब 1 आवर। 1 डिग्री मतलब क्या? 1 आवर। तो इसको ऐसे भी शो कर सकते हो, इसको ऐसे करेंगे 1 मिनट। इसको आर्क मिनट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आर्क मिनट। तो समझो 1 सेंटीमीटर के हमने 10 पार्ट कर दिए, उसमें से 1/10 पार्ट कौन है? मिलीमीटर। तो वैसे ही 1 डिग्री जो है, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूं, इसको जूम करता हूं भाई, इसको जूम करूंगा तो देखो ये कौन है आपका? 0 यहां से, और ये आपका था 1 डिग्री, ये था 1 डिग्री, इसको मैंने जूम किया तो ये रहा। तो ये 1 डिग्री से छोटा एंगल हो सकता है? तो भाई हाँ, ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो 1 डिग्री को भी अलग अलग ऐसे 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 60th पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 60th पार्ट। तो उसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा उसको बोलेंगे 1 सेकेंड। क्या बोलेंगे? 1 सेकेंड। सो 1 सेकेंड इज अ, अरे सो 1 मिनट इज अ 1 डिग्री का 60th पार्ट। याद रखो 1 मिनट इज अ 60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री। या तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी है जो डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, है ना? तो डिग्री को हमने पकड़ के चला क्या? आवर के हम क्या इक्वल 60 डिवीजन करते हैं, और हर स्मॉलेस्ट पार्ट को हम क्या बोलेंगे? मिनट। तो वैसे ही डिग्री के भी 60th पार्ट को हम क्या बोलेंगे? मिनट बोलेंगे। क्लियर हो गया? तो क्या 1 मिनट मतलब कौन? 1 मिनट मतलब 1 डिग्री का 60th पार्ट, या 1 डिग्री मतलब क्या? 60 मिनट। ओके, तो आपको एंगल दिया है, एंगल दिया है किस में? मिनट में। आपको एंगल दिया है मिनट में, लेकिन आपको तो जो वैल्यू रखनी है एंगल की अलोन, तो वो तो आपको रेडियन में लिखनी पड़ेगी। तो रेडियन में कैसे लिखेंगे? उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। तो डिग्री को हमने कन्वर्ट करने के लिए क्या किया? भाई डिग्री को कन्वर्ट करना था रेडियन में, तो π/180 हो गया। लेकिन अभी मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना या मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले मिनट को डिग्री में करेंगे, और एक बार डिग्री में आ जाएगा फिर तो π/180 कर देंगे तो वो रेडियन में हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझको करना पड़ेगा मिनट को डिग्री में। तो चलो मैं यहां पे लिखता हूं कि भाई 60 मिनट मतलब क्या? 1 डिग्री। 60 डिग्री मतलब 1 मिनट। तो थीटा आपको दिया है, थीटा आपको दिया है मिनट में, तो कितनी डिग्री हो गई?
तो हम लिख सकते हैं कि भाई जो आपका थीटा मिनट में था, आपका थीटा मिनट में था, उसको 60 से डिवाइड कर दोगे तो वो बन गया डिग्री। क्लियर हो गया? तो आपका थीटा किस में मेजर किया आपने? डिग्री में। बट डिग्री में लाने के लिए आपने क्या किया? यहां पर डिग्री में लाने के लिए आपने यहां पे 3 स्टेप रखा। क्या? 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो थीटा आपका जो मिनट में है तो कितने डिग्री? तो थीटा मिनट अपन 60 हो गया। और उसको फिर रेडियन में ला देना है तो एक बार डिग्री में आ गया, मिनट को 60 से डिवाइड किया तो वो डिग्री में आ गया, और मल्टीप्लाई बाय 180 पाई बाय 180 कर दिया तो वो कन्वर्ट हो गया रेडियन में। क्लियर हो गया? तो ये फॉर्मूला याद रखना, आपको जो मिनट में एंगल दिया है और उसको रेडियन में लाना तो ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपका स्मॉलेस्ट मेजरमेंट क्या है? 1 डिग्री का मिनट। तो क्या इससे भी छोटा एंगल हो सकता है? 1 डिग्री का 60th पार्ट हमने बोल दिया मिनट, तो क्या मिनट से भी छोटा एंगल हो सकता है? हो सकता है। तो ये मिनट जो है उसको भी 60 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, समझो। तो ये जो है यहां पर, तो ये आपकी 1 मिनट है और ये 0 है, तो इसको भी 60 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको भी 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये 60th पार्ट जो बना उसको बोलेंगे 6 सेकेंड। इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड। ये कौन है? आपका मिनट। और ये कौन बन गया? सेकेंड। जैसे हम मिनट को 60 पार्ट में डिवाइड करके मिनट के 60th पार्ट को सेकंड बोलेंगे, वैसे यहां पर भी मिनट के 60th पार्ट को सेकंड बोलेंगे। तो यहां पर लिखेंगे कि 1/60th पार्ट ऑफ 1 मिनट इज कॉल्ड 1 सेकेंड। क्या बोलेंगे? 1 आर्क सेकेंड, या तो सेकेंड बोलोगे तो भी चलेगा। ये जो डबल डैश है, सिंगल डैश मतलब कौन? सिंगल डैश मतलब कौन? मिनट। और डबल डैश मतलब कौन? सेकेंड। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि 1 सेकेंड इज अ 1/60th पार्ट ऑफ 1 मिनट। उसका उल्टा भी लिख सकते हैं कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। बरोबर है? तो अभी इससे ये एंगल जो आपको दिया है वो सेकेंड में है, तो सेकंड वाले एंगल को, भाई सेकंड में जो एंगल है उसको हमको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो क्या करेंगे? तो चलो फिर से 3 स्टेप लिखते हैं कि भाई 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। तो फिर जो आपको एंगल सेकंड में दिया है तो उसका मिनट क्या होगा? तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं कि आपका जो एंगल था वो सेकंड में था, उसको आपने 60 से डिवाइड कर दिया तो ये बन जाएगा मिनट। आपका एंगल किस में था? भाई एंगल था सेकंड में और आपने 60 से डिवाइड किया तो वो मिनट बन जाएगा। उसी एंगल को, ये जो मिनट बन गया था उसको फिर से आपने 60 से डिवाइड कर दिया तो ये बन गया डिग्री। मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करो, तो ये आपका बन गया था मिनट, उसको फिर से 60 से डिवाइड किया। भाई 60 से डिवाइड करना मतलब 1/60 से मल्टीप्लाई करना, तो ये डिग्री बन गया। और एक बार डिग्री बन गया और उसको फिर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? इसको कर दोगे मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, तो ये आपका रेडियन में कन्वर्ट हो गया। तो याद रखो ये सभी, वैसे तो ये टॉपिक निकल चुके हैं चैप्टर में, लेकिन आपको याद होना चाहिए। तो एंगल के छोटे छोटे कितने यूनिट्स हो सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया कि डिग्री का 60th पार्ट मिनट होता है और मिनट का 60th पार्ट सेकंड होता है। और डिग्री हो, मिनट हो या सेकंड हो, सबको रेडियन में लाना है तो क्या करेंगे वो भी क्लियर हो गया। जो सिर्फ डिग्री होगा तो मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 करेंगे तो रेडियन में आ जाएगा। जो मिनट है और रेडियन में लाना है तो मिनट को सबसे पहले 160 से डिवाइड करेंगे तो डिग्री बनेगा, और डिग्री को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियन बनेगा। सेकंड में है तो उसको 60 से डिवाइड करोगे तो मिनट बनेगी, फिर से 60 से डिवाइड करोगे तो डिग्री बनेगा, और फिर पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे। राइट? क्लियर हो जाना ही चाहिए। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? हाँ, और एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जिसका नाम है सॉलिड एंगल। क्या है? सॉलिड एंगल। भाई इसके आगे जो पढ़े वो कौन था? प्लेन एंगल। यहां पर जो है वो कौन? सॉलिड एंगल। भाई सॉलिड एंगल इज मेजर्ड इन 3D, 3 डायमेंशन। मैं आपको बताता हूं, देखो ये जो मेरी फिगर है, ये फिगर में ये एंगल बना वो कौन है? ये एंगल है प्लेन एंगल। वो एक प्लेन में होता है, ये बोर्ड के अंदर ही होगा। लेकिन मान लो कि आपको सॉलिड एंगल देखना है तो सॉलिड एंगल कहां पर है? खारी सिंह खाई है या वो चना झोर गरम? भाई चना जोर गरम जो होता है वो ऐसे खाते हो आप लोग। तो यहां पर एक सेंटर है, यहां से सेंटर से एक सर्टेन डिस्टेंस लो r,
और यहां से r डिस्टेंस पे जितने पॉइंट है वो सारे के सारे पॉइंट कंसीडर करो यहां पर ये कॉन में। तो मैं यहां से r डिस्टेंस पे सारे पॉइंट कंसीडर करूंगा और वो पॉइंट को मैं कनेक्ट कर दूंगा तो इस पे एक ढक्कन बन जाएगा, ढक्कन। और वो ढक्कन का शेप कैसा होगा पता है? जो कप रकाबी होते हैं ना, उस पे वो चाय पीते हैं रकाबी, उसके जैसा होगा, या से कर्व्ड होगा। तो यहां पे एक क्या बनेगा? एरिया। तो इसके अंदर जो एंगल बना, ये एंगल बना, उसको बोलेंगे सॉलिड एंगल। क्या बोलेंगे इसको? सॉलिड एंगल। सो सॉलिड एंगल मुझको ड्रॉ करना है तो चलो मैं सॉलिड एंगल ड्रॉ करता हूं। देखो ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है, मैं यहां से ये करूंगा और यहां से ये करूंगा। इसको यार थोड़ा रब करना पड़ेगा, थोड़ी लंबी लाइन हो गई है। तो यहां से ये करेंगे तो देखो ये जो एरिया बना सामने, ये बराबर, ये ढक्कन है तो ये एरिया बना, और इसके अंदर जो एंगल बना ये एंगल, तो वो आपका कौन हो गया? ये आपका सॉलिड एंगल हो गया। ये आपका सॉलिड एंगल हो गया। उसको थीटा बोलते थे प्लेन एंगल को, इसको बोलेंगे क्या? ओमेगा। यहां से ये जो डिस्टेंस बनेगा वो क्या होगा? रेडियस। याद रखो प्लेन एंगल हमने ड्रॉ किया था अभी, प्लेन एंगल। भाई प्लेन एंगल में क्या था? ये अपनी रेडियस ही थी और इसके सामने वाला कौन था? आर्क, है ना। ये प्लेन एंगल के लिख लिया मैंने। तो एंगल के सामने आर्क था और ये रेडियस थी। यहां पे एंगल जो बना उसके सामने कौन होगी? सरफेस होगी। कौन होगी? सरफेस। और ये सारा जो डिस्टेंस होगा वो उसका रेडियस होगा। क्लियर हो गया? जैसे जैसे ये खुलता जाएगा, जैसे जैसे ये खुलता जाएगा, देखो समझाता हूं। मान लो कि खारी सिंह या चना जोर गरम कम देना है तो वो इतना ये करेगा। जैसे जैसे मैं इसको खोलता जाऊंगा ये एंगल चेंज होता गया, देखा बढ़ता गया। ऐसे बढ़ते 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 जब वो एंगल 3D हो जाएगा तो पूरा स्फीयर बन जाएगा, सारी की साइड ऐसे स्फीयर बन जाएगा। बरोबर है? ध्यान रखो। तो सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है? भाई सॉलिड एंगल का जो यूनिट है उसको बोलता है स्टीरेडियन। क्या बोलते हैं? स्टीरेडियन। उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SR। तो जैसे यहां पर एंगल की डेफिनेशन क्या थी? भाई एंगल की डेफिनेशन थी आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां पर सॉलिड एंगल जो होगा, सॉलिड एंगल ओमेगा, उसका डेफिनेशन क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ, यहां पर कौन था? आर्क अपॉन रेडियस। तो इसके सामने कौन है? सरफेस। और सरफेस को लेंथ नहीं होती, सरफेस को क्या होता है? एरिया। तो सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया अपॉन, यहां पे कौन है? रेडियस। तो रेडियस, लेकिन उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। ध्यान रखो। तो प्लेन एंगल में आर्क अपॉन रेडियस था। आर्क मतलब उसको लेंथ होगी और यहां पे रेडियस। ये जो सॉलिड एंगल है उसके सामने यहां पे सरफेस होगी, तो हमको नीचे लिखना पड़ेगा रेडियस का स्क्वायर। और ये रेशियो लेके हमको जो मिलेगा वो स्टीरेडियन में मिलेगा। बरोबर है? तो सॉलिड एंगल आपको ज्यादातर तो कहीं पे यूज करना नहीं आएगा। जब 12th स्टैंडर्ड में हम गॉस लॉ पढ़ेंगे तब शायद थोड़ा इसका काम पड़ेगा, लेकिन वो भी कोई न्यूमेरिकल या एमसीक्यू में नहीं आएगा, वो सिर्फ समझने के लिए होगा। बरोबर है? तो प्लेन एंगल क्या है? ये रहा। लेकिन मैंने आपको सॉलिड एंगल क्या है वो समझाया। तो मैं यहां पे लिखता हूं एक, क्या है? सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय स्फीयर ऑन इट्स सेंटर। भाई एक स्फीयर है, मतलब इसको सर्कल मत मानना, ये स्फीयर है, ऐसे 3D में है स्फीयर। तो स्फीयर की ये कौन हो गई? रेडियस। और ये जो हो गया उसका कौन? सरफेस। तो उसका जो सॉलिड एंगल बना 3D में वो क्या होगा? तो मैं यहां पे लिखता हूं सॉलिड एंगल ऑफ स्फीयर ओमेगा इज इक्वल टू, भाई क्या है फॉर्मूला? क्या है उसका? एरिया अपॉन रेडियस। मतलब यहां पर सेंटर रखोगे, r डिस्टेंस लेके ऐसे पूरा सरफेस कंसीडर करोगे तो वो स्फीयर बन जाएगा। तो जो एंगल बना इसके सेंटर पे 3D में एंगल, तो वो क्या बनाएगा? स्फीयर। तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो कितना है? हमको पता है r रेडियस वाले स्फीयर, r रेडियस वाले स्फीयर का सरफेस एरिया होगा 4 पाई r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो ये दोनों निकल गए, तो यहां पे क्या गया? 4 पाई स्टीरेडियन। याद रखो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल इज 4 पाई स्टीरेडियन। याद रखो, है ना। तो ये सॉलिड एंगल बन गया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे सॉलिड एंगल बाय सॉलिड एंगल एट सेंटर बाय हेमिस्फीयर। भाई हेमिस्फीयर मतलब
हाफ स्फीयर होगा, तो हाफ स्फीयर के लिए सेम फॉर्मूला लिखेगा तो क्या होगा, ये आपका हेमिस्फीयर। तो ये एरिया होगा, सरफेस का ये एरिया होगा, और यहां से ये रेडियस होगी। तो आपको ये जो 3D में एंगल बनेगा वो जो चाहिए आपको, तो यहां पे मैं लिखूंगा सॉलिड एंगल इज इक्वल टू, भाई इसका सामने वाला एरिया कौन, जो आपका स्फीयर पूरा था तो एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर, यहां पे हाफ एरिया है तो ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पे आंसर आ गया आपका 2 पाई स्टेरेडियन। कितना आ गया, 2 पाई स्टेरेडियन। तो मैंने आपको यहां पे एग्जांपल देके बताया कि भाई सॉलिड एंगल सब्टेंडेड बाय पूरा स्फीयर और एक है हेमिस्फीयर। आपको कोई और भी एग्जांपल देंगे, मानो कि ऐसा बोला है कि ये सरफेस है, उसका एरिया इतना है, तो ये सरफेस जिस स्फीयर पे है उसके सेंटर तक की रेडियस ये है, तो उसका एंगल फाइंड करो, सॉलिड एंगल, तो आपको आना चाहिए, बरोबर है। तो ऐसे फॉर्मूले आएंगे तो आपको याद रखना है। तो सॉलिड एंगल क्या हो गया क्लियर, पक्का। इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन, बरोबर है। और जो प्लेन एंगल है उसका यूनिट होता है रेडियन। तो ये जो सारा मैंने लिखवाया वो आपकी नोट्स में लिख लेना, ध्यान से पढ़ना, तो आपको मजा आएगा पढ़ने में। तो जो भी है उसको पढ़ने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो सारे के सारे लेक्चर्स के, बरोबर है। चलो नेक्स्ट। ओके, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना है। ओके, तो बच्चों अपना सेकंड लेक्चर खत्म हुआ और आज हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, हाउ यूनिट शुड बी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री, यूनिट सिस्टम्स पढ़ी, फिर डिफरेंट यूनिट सिस्टम में एसआई सिस्टम के रूल्स क्या है वो पढ़े, उसकी क्वांटिटी पढ़ी, और लास्ट में हमने पढ़ा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी जिसमें हमने पढ़ा प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। इतना हमने कंप्लीट कर लिया, बराबर है। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे तब फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से हम डायमेंशन बनाना सीखेंगे, और पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड द यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अभी समझो, एनसीईआरटी की बुक में से कुछ सिलेबस एरर जैसा कुछ निकाल दिया है, तो एनटीए की जो एग्जाम्स है नीट जेईई वाली, उसके लिए भी डायमेंशनल एनालिसिस का इंपॉर्टेंस 90% तक हो गया। अभी जो भी क्वेश्चन आएंगे ऑलमोस्ट डायमेंशनल फॉर्मूले के बेस पे ही आएंगे, बरोबर है। तो ध्यान रहे, मेहनत करते रहो, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक ये आगे फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में जितना चला है वो एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। और फिर से एक बार बोलता हूं कि जो भी लेक्चर है अपने फ्रेंड्स, कहीं पर भी आपका जो नेटिव है वहां पे भी कोई रह रहे, जो गांव में बच्चे रहे, उनको भी आप शेयर करो कि उनको भी ये एडवांटेज मिल पाए, बराबर है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, गुड बाय, पढ़ते रहना।